आईपीएल भी खत्म, सीजन भी खत्म। अब अगले 2 महीने केवल ट्रांसफर की बातें होंगी और कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, बीच में थोड़ा बहुत हम इधर उधर की बातें भी कर लिया करेंगे। बट वेलकम बैक टू 1MUFC। और भाई कल बहुत सारी अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग मेसन ग्रीनवुड, डेविड डेया, हैरी केन और आपके बाकी प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, हैरी मैग्वायर के ऊपर। तो उन सारी चीज़ों पर आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी अवार्ड विनर्स। भाई मार्कस रैशफोर्ड को मिला है सर मैट बसबी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड और प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑल्दो आई वांटेड कैसेमीरो टू विन दी सर मैट बसबी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड या फिर लिसांद्रो मार्टिनेज, लेकिन सरप्राइजिंगली बात ये थी कि कैसेमीरो वॉज नॉट इवन इन द टॉप 3। तो मतलब एक प्लेयर जिसका इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव रहा उसको आपने कंटेंशन में भी रखा। बट ठीक है, कोई नहीं यार, ये तो हमारे घर के ही अवार्ड्स थे, इनको घर में ही बांट लिया गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मार्कस रैशफोर्ड, एक ऐसा प्लेयर जो कि लास्ट ईयर सेल होने की ब्रिंक पे खड़ा हुआ था। मेरे देखो, जो ग्लोबल फैन बेस था वो तो चाह ही रहा था कि मार्कस रैशफोर्ड की जैसी परफॉर्मेंसेस चल रही थी उनको सेल कर दिया जाए और उनके बदले कोई क्वालिटी अटैकर लेकर आया जाए। लेकिन जिस दिन आपके एरिक टेन हैग ने कदम रखा ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने एक ही चीज़ रिपीट की है, दैट मार्कस रैशफोर्ड शुड बी द फेस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही इज़ अ होम ग्रोन प्लेयर। और 1998 के बाद पहली बार हो रहा है जब सर मैट बसबी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का जो एक खिताब है वो आपके एक होम ग्रोन प्लेयर, होम डेवलप्ड प्लेयर को दिया गया है। वरना हर साल हमने कभी डेविड डेया को जीतता देखा, कभी हमने वेन रूनी को जीतता देखा, कभी किसी और प्लेयर को जीता देखा, रोनाल्डो वगैरह को। लेकिन एक अकेडमी ग्रेजुएट ने सर मैट बसबी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं जीता था 1998 के बाद से। तो बहुत एक अच्छा डायरेक्शन में मूव हो रहा है क्लब। ये आपको दिखा रहा है जब आपके होम ग्रोन प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है क्लब ने, इतने साल अकेडमी से इतने सारे ग्रेजुएट्स निकले, लेकिन कोई भी वो पोटेंशियल लिव अप नहीं कर पाया, वो हाइप लिव अप नहीं कर पाया। लेकिन इन सारी बातों के बीच में ना कल जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो है रिगार्डिंग मेसन ग्रीनवुड। हेनरी विंटर जो कि Tier 1 जर्नलिस्ट हैं, आपके सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं इंग्लिश फ्रेटर्निटी में, उन्होंने इंटरव्यू जब किया आपके एरिक टेन हैग से, तब एरिक टेन हैग ने बोला दैट गाय हैज़ प्लेड 130 गेम्स एंड स्कोर्ड 30 गोल्स, तो ही हैज़ दैट नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स। लेकिन ये मेरा डिसीजन नहीं होगा कि ग्रीनवुड वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अगर ओपनली एरिक टेन हैग ये चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने ना किसी भी मैनेजर से, किसी भी यूनाइटेड स्टाफ से, किसी भी यूनाइटेड प्लेयर्स के एंड से कभी भी मेसन ग्रीनवुड के रिगार्डिंग ना कोई क्वेश्चन सुना था और ना उन क्वेश्चन का हमने आंसर कभी देखा था कि सामने से आया हो। लेकिन पहली बार हुआ है जब एरिक टेन हैग ने, और ये पहली बार नहीं, एक्चुअली ये दूसरी बार हुआ है। एरिक टेन हैग जब अपॉइंट होने ही वाले थे उससे पहले भी मेसन ग्रीनवुड के बारे में सवाल जवाब हुए थे और उस पर भी टेन हैग ने यही बोला था दैट ही इज़ अ गोल स्कोरिंग नंबर 9। और यहाँ पर जो अब अपडेट आई ना रिगार्डिंग हैरी केन, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की थोड़ी सी और पॉसिबिलिटी बढ़ा देती है कि मेसन ग्रीनवुड शायद इनहेरिट किए जाएं वापस से यूनाइटेड की टीम में। अब यहाँ से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी और यहाँ पर बहुत सारी आईब्रोज रेज होंगी, क्योंकि मेसन ग्रीनवुड के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे और जो ऑडियो क्लिप्स और जो हमने वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पर हैरी ट्रॉप्सन के, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे इंसान को सेकंड चांस मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी आता है कि जब इटली से इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड और आपकी यूवेंटस, आपकी इंटर मिलान, AS रोमा, AC मिलान, ये सारे क्लब्स मेसन ग्रीनवुड को लाने के लिए तैयार हैं, तो क्या ऐसे में अगर आपका होम ग्रोन प्लेयर अगर मैनेजर डिमांड कर रहा है तो डिजर्व नहीं करता सेकंड चांस? अब देखो यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड की रुकने की पॉसिबिलिटी इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि हैरी केन का अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है दैट हैरी केन विल स्टे फॉर 1 more सीजन एंड ही विल वेट फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट टू रन आउट, जो कि अगली साल होगा। और यहाँ पर 100 मिलियन का कोट है डैनियल लीवी का, लेकिन वो किसी भी प्रीमियर लीग राइवल क्लब को सेल नहीं करना चाहेंगे, जो कि टॉप 4 के लिए उनके लिए बड़ा खतरा हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि हैरी केन का ट्रांसफ़र हर साल की तरह इस साल भी नहीं कंप्लीट होगा और हैरी केन माइट एंड अप एट टॉटनहम हॉटस्पर्स। और ये एक ऐसी कहानी जो मार्को रॉयस के साथ भी चली आ रही थी डॉर्टमंड में, और वही सेम चीज़ यहाँ पर हैरी केन के साथ भी है। बट हैरी केन ने इस सीज़न के अंदर 30 गोल स्कोर किए हैं, और जैसे कि मैंने बार बार बोला है, अगर ये कोई और साल होता तो शायद हैरी केन की इतनी हाइप होती और यूनाइटेड क्या बाकी सारे क्लब से भी लिंक आ रहे होते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अर्लिंग हालैंड ने प्रीमियर लीग में 36 गोल स्कोर कर दिए, तो हैरी केन की उतनी डिस्कशन नहीं हुई है। लेकिन 30 गोल एक स्पर्स की ऐसी साइड के साथ जो कि यूरोप में खेलने भी नहीं वाली है, अपने आप में दर्शाता है भाई कि उन 66 गोल्स में से उन 69-70 गोल्स में से हैरी केन ने
30 गोल अकेले दम पे स्कोर किए, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। तो 30% लगभग जो स्पर्स ने गोल स्कोर किया आपकी प्रीमियर लीग के अंदर, उसमें से 50%, लगभग 50% आपका हैरी केन का कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन मेसन ग्रीनवुड को हमने देखा था, मेसन ग्रीनवुड इज अ नेचुरल नंबर 9, ही इज़ अ मच बेटर प्लेयर। और ये बात हम सबको पता है कि मेसन ग्रीनवुड की सीलिंग जो है वो आपके मार्कस रैशफोर्ड से भी हाई है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि अगर हम क्लब की, अगर हम स्पॉन्सरशिप डील्स की बात करें, अगर हम एक जो आप कल्चरल जो चीज़ें हैं वो प्रमोट करना चाहते हो, तो अगर उस लेवल पर यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड का वापस से इनहेरिट होना फर्स्ट बॉल टीम में, फर्स्ट 11 में, वो क्या फिर आईब्रोज रेज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन आई थिंक ये जो अभी न्यूज़ हल्की हल्की आनी शुरू हुई है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि मेसन ग्रीनवुड की पॉसिबिलिटी बन सकती है वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने की। ऑल्सो डेविड डिया के बारे में अभी तक हमने सुना था ना कि डेविड डिया इज गोइंग टू बी द नंबर 1, बार बार टेन हैग ने बोला वी वांट हिम टू स्टे, वी वांट हिम टू स्टे, वी वांट हिम टू स्टे। आई गेट इट, टेन हैग वांट्स हिम टू स्टे, लेकिन कल जो उन्होंने इंटरव्यू में बोला है, इंटरव्यू का जो मतलब हाँ इंटरव्यू ही काइंड ऑफ था, उसमें उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि ऐसा नहीं है कि डेविड डिया अगर रुकेंगे तो डेविड डिया विल बी द नंबर 1, वी वॉन्ट टू हैव अ गोल कीपर। और उन्होंने सीधे बोल दिया कि मॉडर्न डे फुटबॉल में आपका जो अटैक, अगर आप बिल्डअप फ्रॉम द बैक करना चाहते हो, तो आपके पास एक ऐसा गोल कीपर हो जो कि कॉन्फिडेंट हो बॉल के ऊपर, जो कि बॉल चलाना जानता हो, शॉर्ट स्टॉपिंग भी आती हो, लेकिन आपको ओवरऑल अगर गेम अपना डेवलप करना है तो आपको इन एरियाज में भी इंप्रूवमेंट चाहिए होगा। एंड गोलकीपर एक ऐसी परेशानी का सबब बना हुआ है हमारे लिए जिसमें हम इंप्रूवमेंट कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर डीन हेंडरसन का भी कहीं ना कहीं अब जो एक फ्यूचर है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट में दिख रहा है, क्योंकि नॉटिंघम उनको परमानेंट बेसिस पर साइन करना चाहती है। यूनाइटेड डेविड डिया के दम पर अकेले नहीं जा सकती। और एक चीज़ जो रॉय कीन ने बोली उससे मैं भी बहुत हद तक सहमत हूँ कि आप प्रीमियर लीग के लिए चैलेंज नहीं कर सकते, आप चैंपियंस लीग वगैरह के लिए या फिर आप एफए कप वगैरह के लिए रेगुलर बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते विद डेविड डिया इन योर टीम। क्योंकि एक मैनेजर जो कि उसकी पूरी फिलॉसफी बॉल चलाने वाले गोलकीपर पे डिपेंड करती है, बिल्डअप फ्रॉम द बैक पे डिपेंड करती है, उसके पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो कि हर एक प्लेयर कॉन्फिडेंट हो बॉल के ऊपर। और अगर एक ऐसी ही यहाँ पर सिचुएशन अराइज हो रही है टाइम एंड टाइम अगेन, जहाँ पर हमें लॉन्ग बॉल्स खेलनी पड़ रही हैं बिकॉज डेविड डिया इज नॉट कंफर्टेबल विद द बॉल एट हिज फीट, और वो नहीं पासिंग उनकी इंप्रूव कर पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मार्केट में जाकर एक कंपटीशन लेकर आना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि अगर डेविड डिया, जो कि बताया जा रहा है कि डील वर्बली साइन हो चुकी है, बस अब पेपर पे पेन चलाना बाकी है, तो अगर ऐसा सीन है तो फिर क्या होंगे उनके वेजेस? और क्या 200K पर वीक अर्न करने वाले गोलकीपर को अगर मिनिमम वेज उतना भी दिया जाता है, क्या आप बेंच पर रख पाओगे? क्योंकि डेविड डिया अ कीपर हु हैज प्लेड फॉर यूनाइटेड ओवर 11 सीजन्स, आप उसको कैसे रोक के रखोगे बेंच के ऊपर? वो उसकी खुद की ईगो सेटिस्फाई नहीं करता, और जब ईगो सेटिस्फाई करने वाली बात है तो हमें पता है यूनाइटेड में लोगों ने जीता भले ही कुछ ना हो, लेकिन प्लेयर्स का ईगो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर डेविड डिया के लिए कंपटीशन तो खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते यहाँ पर कि आपने टॉप 4 फिनिश कर लिया। टॉप 4 इज़ नॉट एन अचीवमेंट, टॉप 4 इज़ द बेयर मिनिमम क्राइटेरिया जो कि एक यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए होना चाहिए, और इसीलिए आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप बात यहाँ पर करो कि ये जो अभी सेंटर बैक का इशू चल रहा है, आप देख रहे हो कि किंगमिन जे के साथ लिंक्स आ रहे हैं। फेब्रिज़ो ने कल बोल दिया कि आपके एरिक बाई आएंगे, वो वापस जाएंगे क्लब से, आपके एलेक्स टेलेस आएंगे, वो भी जाएंगे, जोन्स को आपने रिलीज़ कर दिया, एक्सेल टॉन्जे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रन आउट होकर बाहर जाने वाले हैं। और कल जब टेन हैग से मैगवायर के बारे में पूछा गया, मैगवायर के बारे में उन्होंने यही बोला, आई एम हैप्पी टू हैव हिम। अब देखो टेन हैग ना नो नॉनसेंस मैनेजर है, वो फील्ड पर भी नो नॉनसेंस मैनेजर है, और वो मीडिया हाउसेस के सामने भी नो नॉनसेंस मैनेजर है। उसने बोला कि अगर वो इस सिचुएशन से खुश है तो फिर अलग बात है, लेकिन एक एम्बिशियस प्लेयर को डेफिनेटली फाइट करना चाहिए टॉप प्लेसेस के लिए। एंड कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी चिंता का सबब होगा यहाँ पर यूनाइटेड के लिए कि अगर हैरी केन जाते हैं तो क्या वो किंगमिन जे की डील साइन कर पाएंगे? क्योंकि अभी यहाँ पर फेब्रिज़ो ने रिपोर्ट किया है कि यूनाइटेड आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग किंगमिन जे ऑन बोर्ड, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एग्री वगैरह करना चाहते हैं। लेकिन न्यूकासल के कूदने से सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो गई है, क्योंकि न्यूकासल अभी से यहाँ पर नेगोशिएशन शुरू करने वाली है और यूनाइटेड को वेट करना पड़ रहा है, उनको अपने बजट की क्लैरिटी नहीं है इस चक्कर में। एंड जुलाई में जाकर जब तक रिलीज क्लॉज एक्टिवेट होगा, तब तक अगर यहाँ पर किंगमिन जे ने डील एग्री कर ली न्यूकासल के साथ, तो आपको एक टॉप सेंटर बैक से हाथ धोना पड़ेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, स्पेलेटी ने एक चीज़ बोली थी रिगार्डिंग किंगमिन जे कि किंगमिन जे इज़ द मोस्ट स्टेबल सेंटर बैक दैट ही हैज़ वर्कड विद एट एनी क्लब। और यहाँ पर किंगमिन जे एक बहुत मैच्योर प्लेयर है। आप बॉल पे कमांड देखो उसका, विदाउट द बॉल पोजिशनिंग देखो आप उसकी, इज़ अ कंप्लीट पैकेज जो आपको चाहिए होगा अगर आपको टाइटल्स के लिए फाइट करना है। डेफिनेटली
यहाँ पर आपको कंपटीशन भी रेस करना पड़ेगा राफेल वारानो और लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए। और कंपटीशन की जब बात आती है भाई, यूनाइटेड में किसी भी प्लेस पर कोई कंपटीशन है नहीं। टेन हैग ने बहुत क्लियरली कल अपने ओनरशिप को कॉल आउट किया है। उसने यही बोला है कि सारे क्लब्स जो हमारे आजू बाजू बैठे हुए थे, इवन जो हमसे नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया विंटर मार्केट में जाकर, हमने उतना इन्वेस्ट नहीं किया। लोग बहुत सारे ट्विटर पे देखा मैंने कि भाई बहुत सारी छाती पीट रहे हैं कि यार यूनाइटेड ने लेकिन 240 मिलियन खर्च किए थे समर में। भाई 240 मिलियन खर्च किए थे हमने, लेकिन हमारे 11 प्लेयर्स क्लब छोड़ के गए थे। कोई इस बात पे एम्फसाइज करने को तैयार नहीं है। पॉगबा गया, कवानी गया, रोनाल्डो भी चला गया आपका विंटर में जाते जाते, आपके बाकी सारे और प्लेयर्स गए। आपने एलेक्स टेलेस को लोन पर भेजा, आपने एरिक बाई को लोन पर भेजा, आपके मिडफील्ड में आपके ऑप्शंस कम हो गए, राइट। आपका युआन माटा गया। तो इन सारे प्लेयर्स के जाने के बाद आपने इंप्रूवमेंट किया क्या? आपने 240 मिलियन खर्च किए, लेकिन आप प्लेयर्स कितने लेकर आए? और यहाँ पर भी इस साल के बाद आपके बहुत सारे प्लेयर्स जाने वाले हैं, और जो आउटगोइंग्स होंगी उनमें एक नाम और ऐड हो गया यहाँ पर, फ्रेड का। अब देखो, मुझे तो नहीं पता आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि फ्रेड, अगर आप मैकटोमने बेच रहे हो तो फ्रेड को रोको, क्योंकि फ्रेड आपका बेटर प्लेयर है। और मुझे मैकटोमने और फ्रेड में से कोई एक प्लेयर चूज करना पड़ेगा, भाई आई चूज फ्रेड डे इन डे आउट ओवर मैकटोमने, बिकॉज मैकटोमने डजंट प्रोवाइड दैट सेम इम्पैक्ट जो फ्रेड प्रोवाइड करता है। हाँ, एट टाइम्स फ्रेड बिकम्स वेरी रेकलेस एंड फ्रेड बहुत ज़्यादा पोजीशन गिव अवे करने लगता है, वो सारी चीज़ें करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप टेन हैग के सिस्टम में देखो कौन ज़्यादा इंपैक्टफुल रहा है बड़े मैचेस में भी, इट हैज़ बीन फ्रेड। चाहे बार्सिलोना वाले गेम की बात करो, चाहे आप आर्सेनल वाले गेम की बात करो, चाहे आप यहाँ पर आर्सेनल जो अवे खेला था हमने, राइट, और आप अगर मैन सिटी वाले गेम की बात करो जहाँ पर उसने मैन मार्क करके रखा हुआ था आपके केविन डी ब्रुयना को। लेकिन बात यह कि अभी फ्रेड के जो लिंक्स आ रहे हैं फुलहम से, अगर फ्रेड के लिए हम निकाल पाएँ 30 मिलियन 35 मिलियन, तो भाई फिर तो सेल कर दो और फिर अपनी मिडफील्ड जो है वो अपग्रेड करो। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑप्शंस आपके पास हैं रडार पे, और आपने उन ऑप्शंस के साथ बैठकर मीटिंग की, अपना जो क्लब का प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंट किया है, तो डेफिनेटली भाई आपको इस सिचुएशन में पाउंस करना चाहिए। लेकिन मैकटोमने को भी बेचो, क्योंकि मैकटोमने इज़ नॉट समवन जो कि आपके लिए रिजल्ट निकाल पाएगा। और अगर आपको जीतना है तो आपको मैन सिटी की क्वालिटी देखनी पड़ेगी बेंच के ऊपर, और उस क्वालिटी को मैच करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टीम सिर्फ वो नहीं होती जो सिर्फ आपकी प्लेइंग 11 में। टेन हैग ने भी ये चीज़ बोली है कि अगर आपको टाइटल जीतने हैं तो आपको स्क्वाड बनाना पड़ेगा, और स्क्वाड बनाने के लिए आपको जो आपके अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं या फिर जो आपके सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स हैं उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा। प्लेयर्स लाइक हैरी मैगवायर, प्लेयर्स लाइक आपके स्कॉट मैकटोमने, प्लेयर्स लाइक एंटनी मार्शियल, तो ये सारे प्लेयर्स से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली जिस तरह का सीज़न यहाँ एंड हुआ है आपका, उसके बाद आप यही चाहोगे कि अगला जो स्टेप है आपके लिए वो है ट्रॉफी जीतना। क्योंकि कल जब आपके यूनाइटेड के जो अवार्ड सेरेमनी थी उसके बाद टेन हैग ने भी यही चीज़ बोली है कि मेरे लिए यहाँ पर टॉप 4 सिक्योर करना एक अचीवमेंट नहीं है, और मैं इसको अचीवमेंट मानता भी नहीं हूँ। मेरे लिए अचीवमेंट होगा कि मैं यूनाइटेड के साथ बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीतूँ, और फैन बेस भी यही डिमांड कर रहा है। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और लेनी भी चाहिए यार, ये तो कोई बोलने वाली बात है नहीं। जब आप एक ऐसे क्लब के लिए खेलो जहाँ पर आपको मुंह मांगी वेज सैलरी मिल रही है, आपको इतना बड़े दामों पर आपको पैकेज मिला हुआ है बाकी क्लब्स के कंपैरिजन में, तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। यहाँ मुफ्त की रोटी बैठकर जो तोड़ रहे हैं, जैसे प्लेयर्स लाइक मार्शियल, प्लेयर्स लाइक मैगवायर और प्लेयर्स लाइक बाकी सारे जो भी सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स रहे हैं हमारे पास, तो भाई अब इस जो फेस से जो हम अभी तक फंसे हुए थे ना 10 साल से, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत कुछ है वैसे तो, अभी ट्रांसफर मार्केट तो शुरू भी नहीं हुआ है कायदे में। यहाँ पर जैसे ही आपका एफए का फाइनल होगा ना, वैसे ही और ज़्यादा लिंक्स आएंगे आपके प्लेयर्स के साथ। लेकिन टेन हैग ने जो भी चीज़ें बोली कल अपने इंटरव्यू में रिगार्डिंग डे गेया, रिगार्डिंग मेसन ग्रीनवुड, रिगार्डिंग आपके ट्रांसफर्स के बारे में और आपकी एम्बिशन के बारे में, और पता है ये बहुत बड़ी बकचोदी है इंग्लिश मीडिया की कि वो कहीं ना कहीं से रोनाल्डो को ले ही आते हैं। अब वो टेन हैग से कुछ ऐसा सुनना चाह रहे थे जो टेन हैग बोलना भी नहीं चाहता। टेन हैग से उन्होंने पूछा कि क्या कोई कल्चरल इंप्रूवमेंट आया है रोनाल्डो के जाने के बाद, तो टेन हैग ने बोल दिया वो तो तुम्हारी समझ में है, तुम्हें अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो नहीं ठीक है, मैं क्यों बोलूँगा, और मुझे कोई मतलब भी नहीं है, मैं अपने प्लेयर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तुम क्यों रोनाल्डो का नाम बीच में लेकर आ रहे हो। और वो बिल्कुल सही बात है भाई, रोनाल्डो वहाँ सऊदी में अपनी फुटबॉल एंजॉय कर रहा है, ही इज़ लिविंग हिज लाइफ देयर। यहाँ पर यूनाइटेड अपने एक नए टाइम पीरियड में मूव कर रही है, तो वो जो स्टोरी थी वो एंड हो चुकी है, उसको बार बार लेकर आना और रोनाल्डो के नाम पर व्यूज़ छापना और ये करना, ये सोच देखो मीडिया वो हाउस बंद करने नहीं वाले, ये सारी चीज़ें गलीच हरकतें। बट देन अगेन एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी टेन हैग की, वो 2 टूक बात करता है, घुमा फिरा के कान नहीं पकड़ता, वो सीधा कान पकड़ता है। और ये जब सीधा कान पकड़ता है तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगती है, मीडिया हाउसेस को खासकर।
ऐसा ही रहे और आने वाले टाइम में हम और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ अगर अपने स्क्वाड में अंडर 10 है तो देखते हैं मार्केट में जाकर हम क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग बताइए भाई, आपके हिसाब से क्या सर मैट बसबी प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसी और को मिलना चाहिए था, या फिर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसी और को मिलना चाहिए था? एंड आपके हिसाब से क्या मेसन ग्रीनवुड डिजर्व करते हैं चांस? बाकी अपडेट्स के लिए शाम में करेंगे लाइव स्ट्रीम, वहां बैठकर डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।